नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है, एक 8:30 बजे होती है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने को मिलेंगे। फ्री और प्लस प्लान में क्या फर्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, प्लस में कंप्लीट होता है। फ्री में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, प्लस में अनलिमिटेड रहते हैं। फ्री में लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्लस में अनलिमिटेड मिलते हैं। फ्री में डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा रेगुलरली नहीं होता है, प्लस में रेगुलरली होता है। प्लस फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस रहेंगे। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाएं प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आरएस एग्जाम एवरी संडे 4 PM। आरपीसी न्यू अनाउंसमेंट। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का मिलेगा फ्री। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री। करंट टाइम्स। डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 PM to 8:20 PM। सफल पटवार। फ्री टेस्ट सीरीज फॉर पटवार एग्जाम एवरी संडे एट 8 PM। रीड महासंग्राम on 19 September 12 PM। गरुड़ टेस्ट सीरीज फॉर पुलिस SI एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे 10 AM। सक्षम टेस्ट सीरीज फॉर RS एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे 10 AM। समापन प्रैक्टिस बैच फॉर रीड लेवल फर्स्ट ऑफ सितंबर से स्टार्ट है। समापन प्रैक्टिस बैच फॉर रीड लेवल सेकंड सोशल स्टडीज स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर। विजय RS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर। सर्वश्रेष्ठ RS प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ स्टार्टिंग डेट 4 सितंबर। एक्सपेडिशन 50 डेज RS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर। आप सभी लर्नर के लिए अकेडमी लेकर आया है मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UPSSSC और BPSC। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप RPSC पे। RS, RPSC SI, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JBB NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा कह लो अनअकैडमी पर ही होता है। ठीक है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान आप चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का जो प्लान है ना वो 8,400 रुपए का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ ये आपको पड़ेगा 7,560 रुपए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए इस टॉपिक में लेकर आया हूं महत्वपूर्ण पर्सन जो कि आपके रहेंगे इंडियन और राजस्थान जीके से संबंधित।
पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण, राजस्थान का जो पहला गिद्ध संरक्षण है ना, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। राजस्थान का जो पहला गिद्ध संरक्षण है ये कहाँ पे है, कोटसर में है, संवत्सर में है, सज्जनगढ़ में है या जोहड़बीड़ में। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, कोटसर में, संवत्सर में, सज्जनगढ़ में, जोहड़बीड़ में। ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा जोहड़बीड़, जो बीकानेर में है। दरअसल ये राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ताल छापर अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, कैला देवी अभ्यारण्य है, मरु उद्यान अभ्यारण्य है। बताइए राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। ताल छापर, कुंभलगढ़, कैला देवी, मरु उद्यान। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, मरु उद्यान। मरु उद्यान की बात की जाए तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और बाड़मेर में भी इसका कुछ भाग है, ठीक है, दोनों जिलों में स्थित है मरु उद्यान। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कौन से स्थान पर है, दिल्ली में है, देहरादून में है, लखनऊ में है या गाजियाबाद में। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कौन से स्थान पर है, दिल्ली में, देहरादून में, लखनऊ में, गाजियाबाद में। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो भारतीय वन अनुसंधान है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ना, ये दरअसल देहरादून में है। देहरादून कहाँ पे पड़ता है भाई, उत्तराखंड में पड़ता है। और वहीं पर है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सरवती परियोजना कौन से राज्य में है। सरवती परियोजना ये कौन से राज्य में है अभी, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या मध्य प्रदेश में। बताइए सरवती परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको आंसर बताना है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कौन से राज्य में स्थित है सरवती परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो सरवती परियोजना है इसकी यदि अपन बात करें तो ये कौन से राज्य में भी, कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ पे है। यानी राजस्थान का जो पहला साइंस पार्क है ना, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको आंसर बताना है। बीकानेर में स्थित है, जयपुर में है, जोधपुर में है या कोटा में है। राजस्थान का जो पहला साइंस पार्क है ना, ये कहाँ पे, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। बता दीजिए इस करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका। राजस्थान का जो पहला साइंस पार्क है ना, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा जयपुर। यानी राजस्थान का जो पहला साइंस पार्क है ना, ये कहाँ पे बना हुआ है, जयपुर में। बी रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक राज्य है ना वो कौन सा है। यानी इनमें से भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है या तमिलनाडु है। बताइए सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर भारत में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा, करेक्ट आंसर कर्नाटक रहेगा। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है भारत का सबसे, कह सकते हैं कि बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। और यहीं पे स्थित है कौन सा स्थान, उर्ग स्थान।
कुर्ग है ना, ये कर्नाटक में है और आपको पता है कि ये कॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से कौन से राज्य की सीमा इनमें से नहीं लगती? बताइए। मणिपुर की नहीं लगती है, नागालैंड की नहीं लगती है, असम की नहीं लगती है, या अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है? बताइए। भारत के कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा असम। मणिपुर की भी सीमा लगती है, नागालैंड की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। म्यांमार, जिसे पहले आपको पता है बर्मा कहा जाता था, 1935 के अधिनियम में इसे अलग घोषित किया गया था। एक बार तो अंग्रेजों ने इसे मिला लिया था भारतीय साम्राज्य में, लेकिन 1935 के अधिनियम में बर्मा को अलग घोषित किया गया। ठीक है, इससे भारत की जो सीमा है वो इसमें असम राज्य की नहीं लगती, बाकी मणिपुर की भी लगती है, नागालैंड की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? यानी भारत की जो स्थलीय आकृति है ना, उसके जो मानचित्र आपने देखे होंगे, तो वो कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण बनाता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र है ना, ये दरअसल भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें ए रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ना, वो कौन से देश के साथ लगती है? बताइए। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ये कौन से देश के साथ लगती है? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। चाइना के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, या पाकिस्तान के साथ लगती है? बताइए। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है ये कौन से देश के साथ लगती है? ये आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, या पाकिस्तान के साथ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी बांग्लादेश के साथ। यानी भारत की जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा है इसकी यदि अपन बात करें तो ये कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब भारत से ही ये चलती है और ये सबसे लंबी नदी इनमें कौन सी है? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना नदी है, या गोदावरी नदी है? बताइए कौन सी नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जैसे भी आपको सबको विदित है, गंगा नदी। यानी जो गंगा नदी है ना, ये भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि त्रिपिटक है ना, वो किससे संबंधित? जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित माने जाते हैं? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। सिखों से संबंधित माने जाते हैं, हिंदुओं से संबंधित माने जाते हैं, जैनियों से संबंधित माने जाते हैं, या बौद्धों से संबंधित माने जाते हैं? त्रिपिटक किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से, बौद्धों से? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी डी। यानी त्रिपिटक है ना, ये किससे संबंधित माने जाते हैं? बौद्धों से। ठीक है, आपको पता है कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं 3 पिटक? एक तो है भी सुत पिटक,
एक अभिविन्य पिटक और एक अभिदम पिटक, ये तीन पिटक माने जाते हैं त्रिपिटक के हिसाब से। जो सुत पिटक और विनय पिटक है ना, इनकी जो संकलन है इनका, वो किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, जो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी भी, राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। ठीक है, इनमें ये संकलित किए गए थे। ठीक है, इसके बाद में जो अभिदम पिटक है ना, ये दरअसल तृतीय बौद्ध संगीति में संकलित किया गया। और ये जो बौद्ध संगीति, ये आपको पता है कि 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी भी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, सुत पिटक की यदि अपन बात करें तो सुत पिटक के जो संकलन करता है ना, वो आनंद माने जाते हैं। इसमें दरअसल बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक के जो संकलन करता है वो उपाली माने जाते हैं। और इसमें दरअसल बौद्ध धर्म के नियम है। बौद्ध धर्म के क्या है, इसमें नियम है। अभिदम पिटक है ना, इसके जो संकलन करता है ये कौन माने जाते हैं, मोगली पुत्तिस। कौन माने जाते हैं भी, मोगली पुत्तिस माने जाते हैं। और ये जो अभिदम पिटक है, एक्चुअल में इसमें बौद्ध धर्म के जो नियम है ना, उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। क्या की गई, इसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है बौद्ध धर्म के नियमों की। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें डी रहेगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि पिटक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते भी है। ठीक है ना, काफी बार ये एग्जाम में आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, पिटक। तो ये तीन पिटक आपको इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। बताइए, सूफी संतों का जो निवास स्थान था ना, वो इनमें से कौन सा था, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। बताइए, खानकोह था, पाएगाह था, इबादत खाना था, या लीवान था। बताइए क्या कहते थे उसे, जहां पर सूफी संतों का निवास होता था। ये आपको करेक्ट आंसर देना है। खानकोह कहते थे, पाएगाह कहते थे, इबादत खाना कहते थे, या लीवान कहते थे। बताइए क्या आंसर है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा कौन सा, खानकोह। ठीक है ना, सूफी संत जहां पे निवास करते थे उसे खानकोह कहा जाता था। ठीक है, और आपको पता है सूफी संत जहां पे रहते थे, खानकोह जैसे कुटिया होती है ना साधुओं की, वैसे ही सूफी संतों की क्या होती थी, खानकोह होती थी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। गुप्तवंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, यानी गुप्तवंश है ना, उसका शासन लगभग कितने वर्षों तक रहा था, 300 वर्षों तक रहा था, 800 वर्षों तक रहा था, 600 वर्षों तक रहा था, या 100 वर्षों तक रहा था। बताइए, यानी गुप्तवंश का जो शासन है ना, वो लगभग कितने वर्षों तक रहा था, ये आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। बताइए, 300 वर्षों तक रहा था, 800 वर्षों तक रहा, 600 वर्षों तक रहा, या 100 वर्षों तक रहा। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा इसमें 300 वर्षों। आपको पता है कि लगभग 275 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी गुप्तवंश की। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसने स्थापना तो 240 में ही कर ली थी, लेकिन पहले श्रीगुप्त ना वो सामंत का काम करता था, तो मेन जो स्थापना है वो 275 ईस्वी में हुई। और इनका जो शासन है ना, ये 6ठी शताब्दी तक चल रहा था। कौन सी शताब्दी तक, 6ठी शताब्दी तक इनका शासन चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इनका जो शासन है ना, ये लगभग कितने वर्षों तक रहा था, 300 वर्षों तक रहा था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन से गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। यानी लिच्छवी वंश की राजकुमारी से कौन से गुप्त शासक का विवाह हुआ था। विक्रमादित्य का हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम का हुआ था,
स्कंदगुप्त का हुआ था या समुद्रगुप्त का? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। यानी कौन से गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा भाई कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह करने वाला जो गुप्त शासक था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम है ना, इसका जो विवाह था ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और ये जो कुमार देवी है ना, इसी का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। और इसीलिए जो समुद्रगुप्त है ना, इसे लेखों में लिच्छवी दोहितर भी कहा गया है। लेखों में लिच्छवी दोहितर किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम है ना, दरअसल एक प्रकार से कहा जाए तो काफी पहला ताकतवर शासक माना जाता है गुप्त वंश का। यानी गुप्त वंश का जो प्रथम ताकतवर शासक है वो कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है ना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आपको आंसर बताना है भाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था, भारतीय विद्या भवन ने किया था, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने किया था या साहित्य अकादमी ने किया था? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। कि मूर्ति देवी जो साहित्य पुरस्कार है ना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, भारतीय विद्या भवन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या साहित्य अकादमी? बताइए किसने शुरू किया था मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 16वें क्वेश्चन का, ये रहेगा सी। यानी भारतीय जो ज्ञानपीठ ट्रस्ट है ना, ये दरअसल साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? मतलब इसमें सबसे पहले धन निष्कासन के बारे में किसने लिखा था? तिलक ने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा था या अरविंद घोष ने लिखा था? बताइए इनमें से किसने सबसे पहले लिखा था ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, रमेश चंद्र गुप्ता ने, अरविंद घोष? बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन, बता दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी है ना, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में लिखा था। द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने 1867-68 में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था, जो कितना बताया गया था? 20 रुपए। ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी ना 1946 में, तो उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, 5 सदस्य थे, 9 सदस्य थे या 7 सदस्य थे? बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर 4, 5, 9, 7। करेक्ट आंसर इसका रहेगा कितने? 9 सदस्य। ठीक है, 1946 में आपको पता है कि अंतरिम सरकार बनी थी किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय साहित्य से संबंधित था, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित था या भारतीय प्रशासन से संबंधित था? बताइए शारदा अधिनियम है ना, ये किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर तो बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। भारतीय साहित्य से,
भारतीय विवाह व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, या भारतीय प्रशासन? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भारतीय विवाह व्यवस्था से। ठीक है, आपको पता है कि नाम था हरविलास शारदा, पूरा नाम क्या था, और इनके नाम पर ही, हरविलास शारदा के नाम पर ही 1929 में ये अधिनियम पारित किया गया। इसके समय गवर्नर जनरल थे उस समय कौन, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ये जो अधिनियम है ना, ये किससे संबंधित था, भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। जो संवैधानिक सभा है ना, उसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा हुई थी, माउंटबेटन योजना के द्वारा हुई थी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुई थी, या इनमें से कोई? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। यानी संवैधानिक सभा की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा हुई थी भी, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, या इनमें से कोई? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, बता दीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या इनमें से कोई? बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। कब आई थी भी ये, 1946 ईस्वी में आई थी। और इस मिशन में कौन थे भाई, ए बी अलेक्जेंडर, और कौन थे भाई, पैथिक लॉरेंस, और कौन थे भी, स्टेपर्ड क्रिप्स। ये तीन थे इसमें। ठीक है ना, कब आई थी ये, 1946 ईस्वी। और इसी योजना के बाद में किसका गठन किया गया था भी, संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। और इसी के कारण भारत का संविधान निर्माण हुआ था। संविधान निर्माण पूर्ण हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को फिर भारत में संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो ये किसकी खासियत थी, कैबिनेट मिशन की खासियत थी, जिसके कारण ये लागू हुआ। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा भी, सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भी कि भारतीय सेना का निर्माण कब जो भारतीय सेना है ना, उसका निर्माण कब हुआ था, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। ठीक है, 1747 ईस्वी में हुआ था, 1847 ईस्वी में हुआ था, 1749 ईस्वी में हुआ था, या 1748 ईस्वी में? बताइए भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। 1747 में, 1847 में, 1749 में, या फिर 1748 में? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बता दीजिए। बताइए कब निर्माण हुआ था भारतीय सेना। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी 1847 ईस्वी। यानी 1847 ईस्वी में भारतीय सेना का निर्माण हुआ। ठीक है, आपको पता है कि भारत में शासन की स्थापना ही अंग्रेजी साम्राज्य की कब हुई थी, 1757 ईस्वी में हुई थी। कौन से युद्ध के बाद में हुई थी, पलासी युद्ध के बाद में। तो मतलब साफ है कि ये तीनों ऑप्शन तो इसमें काम के ही नहीं है। ठीक है, 1847 इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इसी दौरान भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रिहंद बांध है ना, ये कहां पे है, रिहंद बांध कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। पंजाब राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है, या बिहार राज्य में? बताइए रिहंद बांध है ना, ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में?
बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन, बता दीजिए। कौन से राज्य में है रियंद बांध? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा उत्तर प्रदेश। जो रियंद बांध है ना, ये कौन से राज्य में स्थित है भारत के? ये उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में है कौन सा रियंद बांध। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या रहेगा? इसमें बी रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान पर दूसरी बार आक्रमण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, लॉर्ड पैट्रिक ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, या लॉर्ड लिटन ने किया था? बताइए। दूसरी बार जो आक्रमण है ना, वो कौन से गवर्नर जनरल ने किया था अफगानिस्तान पर, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था? बताइए कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड पैट्रिक था, लॉर्ड रिपन था, या लॉर्ड लिटन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी लॉर्ड लिटन। 1878 ईस्वी में, 1878 से 1880 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है ना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो यहां पर इसने आक्रमण किया था। एक्चुअल में पहले जो आक्रमण है ना, वो दरअसल 1838 में हुआ था, और वो उस समय हुआ था जबकि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ओकलैंड था। क्या नाम था? लॉर्ड ओकलैंड के समय। ठीक है ना, लेकिन एलन ब्रो ने सेना वापस बुला ली थी, और उसके बाद में वहां पर कोई आक्रमण नहीं हुए, लेकिन लिटन जैसे ही गवर्नर जनरल बना, उसने यहाँ पर फिर से आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा, लॉर्ड लिटन है ना, उसी ने दूसरी बार आक्रमण किया था। कहां पे? अफगानिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्बारकाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? बताइए। निम्बारकाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? अभी अद्वैत के हैं, द्वैताद्वैत के हैं, शुद्धाद्वैत के हैं, या विशिष्टाद्वैत के हैं? बताइए। निम्बारकाचार्य कौन से संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। अद्वैत के, द्वैताद्वैत के, शुद्धाद्वैत के, या विशिष्टाद्वैत के? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। किस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं निम्बारकाचार्य? इसका सही आंसर इसमें रहेगा द्वैताद्वैत। ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो द्वैताद्वैत है ना, इसे वेदावेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? वेदावेद के नाम से भी जाना जाता है। और निम्बारकाचार्य है ना, दरअसल इन्होंने द्वैताद्वैत जो यहाँ पे सिद्धांत है ना, उस पे चलते हुए उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? भी निम्बारक संप्रदाय। कौन सा था? निम्बारक संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई। और ये जो निम्बारक संप्रदाय की स्थापना है ना, ये दरअसल वृंदावन में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वृंदावन, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। हालांकि जो निम्बारक संप्रदाय है ना, इसकी राजस्थान में जो प्रमुख शाखा है, यानी राजस्थान में जो इसकी प्रमुख शाखा है ना निम्बारक संप्रदाय की, वो कहाँ पे? अभी सलेमाबाद में है। कहाँ पे है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है? आपको पता है, अजमेर में पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा, द्वैताद्वैत, जिसमें कहा गया था कि ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों एक होते हुए भी क्या है? भिन्न भिन्न। ये कहा गया था निम्बारकाचार्य। बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गुप्त वंश के किस शासक ने पुष्य मित्रों को पराजित किया था? जो पुष्य मित्र थे ना, उन्हें किसने पराजित किया था? भी स्कंदगुप्त ने किया था, रामगुप्त ने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, या चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था? बताइए। गुप्त वंश के कौन से शासक ने पुष्य मित्रों को पराजित किया था? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। स्कंदगुप्त ने किया था, रामगुप्त ने किया था, या फिर किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें है
स्कंदगुप्त। ए रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो पुष्यमित्रों को पराजित करने वाला जो गुप्तवंश का शासक था ना, उसका नाम क्या था, स्कंदगुप्त था। ठीक है, हालांकि ये जो पुष्यमित्रों का आक्रमण है ना, ये वैसे कुमारगुप्त फर्स्ट के समय हुआ था। किसके समय हुआ था ये, कुमारगुप्त फर्स्ट है ना, उसके समय ये आक्रमण हुआ था। और उसी का पुत्र था कौन, स्कंदगुप्त। और जो स्कंदगुप्त है ना, उसने इन पुष्यमित्रों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। फैजी ने किया था, हकीम हुमाम ने किया था, अबुल फजल ने किया था, या अब्दुल रहीम ने किया था, बताइए। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर बता दीजिए, किसके द्वारा किया गया, फैजी के द्वारा, हकीम हुमाम के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, या अब्दुल रहीम के द्वारा। फारसी अनुवाद बाबरनामा का किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर बता दीजिए, क्या आंसर रहेगा इसका। फैजी, हकीम हुमाम, अबुल फजल, अब्दुल रहीम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा अब्दुल रहीम, डी रहेगा करेक्ट आंसर। यानी बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल रहीम के द्वारा किया गया। ठीक है, बाबरनामा वैसे आपको पता है कि ये कौन सी भाषा की पुस्तक है, तुर्की भाषा की। ठीक है, तुर्की भाषा में इसे लिखा था किसने, बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था, बाबर ने। ठीक है, बाद में इसका फारसी में 4 बार अनुवाद हुआ था। कितनी बार, 4 बार। 2 बार तो इसका अनुवाद हुआ था हुमायूं के समय। हुमायूं के समय किसने किया था अभी, एक बार तो जैन खान ने किया था। किसने किया, जैन खान ने। और दूसरी बार जो इसका अनुवाद है ना, ये पायद खान ने किया था। किसने किया था, पायद खान। फिर इसका एक बार फारसी में अनुवाद हुआ था, एक बार इसका फारसी में फिर अनुवाद हुआ। और ये जो अनुवाद है ना, ये दरअसल अकबर के समय हुआ, जो मैंने आपको बताया अब्दुल रहीम ने किया था। ठीक है, एक बार फिर इसका फारसी में अनुवाद है ना, वो सांझा के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, सांझा के समय। वो किया था मीर अली ने। ठीक है, वैसे इसका अंग्रेजी अनुवाद 3 बार हुआ था। एक बार तो किया था किंग ने, एक बार किया था एरिक्सन ने। किसने किया था, एरिक्सन ने किया था। और एक बार किया था मिस बेवरेज ने। ठीक है ना, इन्होंने 3 बार इसका अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में। जबकि इसका हिंदी अनुवाद है ना, ये दरअसल किसने किया था, गौरी शंकर ओझा ने। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, गौरी शंकर ओझा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जो विभ्रंश घाटी है ना, वहां से गुजरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है, व्यास नदी है, गोदावरी नदी है, या कृष्णा नदी है, बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। कि विभ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली जो नदी है ना, वो इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर ताप्ती नदी है, व्यास नदी है, गोदावरी नदी है, या कृष्णा नदी। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा भी कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है ना, जो गोदावरी नदी है ना, ये दरअसल विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, भी सी रहेगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी जो दक्षिण में काफी प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, आपको पता है। और ये जो नदी है ना, ये विभ्रंश घाटी से गुजरती है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है। जो दिल्ली है ना, ये कौन सी नदी किनारे बसी है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें सतलज नदी के किनारे बसी है, यमुना नदी के किनारे बसी है, मंदाकिनी नदी के किनारे बसी है, या व्यास नदी के किनारे बसी है, बताइए। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर बता दो। सतलज नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे, या व्यास नदी के किनारे, बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है दिल्ली। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, काफी इजी क्वेश्चन है ये वैसे।
यमुना नदी के किनारे। जो यमुना नदी है ना, उसी के किनारे बसी हुई है कौन सा शहर? दिल्ली। ठीक है, हालांकि अब तो यमुना लगभग बीच में ही आ जाती है, दिल्ली काफी बड़ा क्षेत्र हो गया है, लेकिन मेनली जो दिल्ली है ना, ये कौन सी नदी के किनारे बसी थी? यमुना के किनारे। बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? यानी मोती मस्जिद का निर्माण कौन से मुगल शासक ने करवाया था, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर पे। औरंगजेब ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, या शाहजहां ने करवाया? बताइए कौन से मुगल शासक ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? ये आंसर बताना है आपको। बता दो क्या है? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। क्या आंसर रहेगा इसका? बताइए कौन से मुगल शासक ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा, सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? सही आंसर रहेगा इसमें दरअसल कि मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा करवाया गया था? मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, औरंगजेब ने ही दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये जो मोती मस्जिद है, यदि अपन इसकी बात करें तो वैसे मोती मस्जिद एक आगरा में भी है, और आगरा में जो मोती मस्जिद है ना, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। लेकिन दिल्ली वाली का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ये जो मोती मस्जिद है ना, ये दरअसल दिल्ली के लाल किले में है। कहाँ पे? ये दिल्ली के लाल किले। लाल किले में वैसे जितनी भी इमारतें बनी है ना, ये दरअसल वैसे लाल बलुआ पत्थर से बनी है। कौन से पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। लेकिन ये एकमात्र इमारत है लाल किले की जो किससे बनी हुई है? भी संगमरमर से बनी हुई। एकमात्र इमारत जो संगमरमर से बनी है वो कौन सी है? भी मोती मस्जिद, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें ए रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा आपके लिए देख लेते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस गुप्त राजा को कविराज के नाम से जाना जाता था? यानी कविराज है ना, कौन से गुप्त शासक को कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे, कुमारगुप्त फर्स्ट को कहते थे, चंद्रगुप्त प्रथम को कहते थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए कौन सा गुप्त शासक ऐसा था जिसे कविराज के नाम से भी जाना जाता था? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन? बताइए कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि कविराज के नाम से जाना जाता था कौन से शासक को? समुद्रगुप्त। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है ना, दरअसल आपको पता है ये संगीत प्रेमी भी था, और इसे मुद्राओं पर वीणा लिए हुए दिखाया गया। क्या लिए हुए दिखाया गया? इसे वीणा लिए हुए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्राचीन प्रशासन की जानकारी, मतलब सबसे प्राचीनतम प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है? मेरोली लोह स्तंभ से मिलती है, बौद्ध साहित्य से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, मठों से मिलती है? बताइए प्राचीनतम जो प्रशासन है ना, उसकी जानकारी कौन से किससे मिलती है? ये आपको आंसर बताना है। भी मेरोली लोह स्तंभ से मिलती है, बौद्ध साहित्य से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, या मठों से मिलती है? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा भी इसमें कि प्राचीन प्रशासन की जो जानकारी है ना, वो अर्थशास्त्र से मिलती है। सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मल महाजनपद क्या था? बताइए मल महाजनपद क्या था, ये आपको आंसर बताना है इसमें। व्यापारिक राज्य था, गणतंत्रीय राज्य था ये, या फिर ये जो राज्य है ये दरअसल सैनिक राज्य था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा राज्य था मल महाजनपद? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। व्यापारिक था, गणतंत्रीय था, सैनिक था, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें गणतंत्रीय।
यानी मल महाजनपद है ना, ये कौन सा था? गणतंत्रीय था, ठीक है ना, गणतंत्रीय माना जाता है ये। यदि अपन बात करें तो मल महाजनपद, जैसे कि वज्जी महाजनपद था ना, वैसे ही मल था, ठीक है। जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, उनमें से जो 14 महाजनपद थे ना, उनमें तो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे गणतंत्रीय व्यवस्था थी, यानी जनता का शासन था। एक तो मल महाजनपद था उसमें, और दूसरा जो महाजनपद था वो कौन सा था? वज्जी था, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें बी रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मेहरौली के लोहे स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? यानी मेहरौली का जो लोहे स्तंभ है ना, उसमें कौन से शासक के विषय में जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में मिलती है, विक्रमादित्य के बारे में मिलती है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में मिलती है, या स्कंदगुप्त के बारे में? बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। यानी मेहरौली के लोहे स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है, ये आपको आंसर बताना है। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, या स्कंदगुप्त के बारे में? बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा बी, विक्रमादित्य, जिसे क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, और इसी ने दरअसल मेहरौली में लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये जो लोहे स्तंभ है ना, ये काफी प्रसिद्ध भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इतना पुराना हो चुका है, लगभग कह सकते हैं कि ये पुराना हो चुका था, 1700 साल पुराना हो चुका है, फिर भी इसमें दरअसल अभी भी जंग नहीं लगा, ठीक है ना। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि ये विक्रमादित्य यानी किसके समय का है? ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी अधिकतम कौन सा ग्रह लेता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, या शुक्र? बताइए क्या आंसर है। यानी कौन सा जो ग्रह है ना, ये अधिकतम समय लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। पृथ्वी लेती है, मंगल लेता है, बृहस्पति लेता है, या शुक्र लेता है? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा सी, यानी जो बृहस्पति ग्रह है ना, ये दरअसल सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। तो सी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें सी ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वैदिक काल में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? वैदिक काल में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? मुखिया कहलाता था, जिलाधिकारी कहलाता था, ग्राम प्रमुख कहलाता था, या ग्रामणी कहलाता था? बताइए वैदिक काल में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था, ये आपको बताना है आंसर। बताइए बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। मुखिया कहलाता था, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख, या ग्राम? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा डी, ग्रामणी कहलाता था। एक्चुअल में आपको पता है कि ऋग्वेदिक काल में 3 राजनीतिक इकाइयां, एक तो थी ग्राम, दूसरी थी विस, और तीसरी थी जन। जो ग्राम है ना, वो दरअसल होता था निश्चित परिवारों का समूह है। निश्चित परिवारों का जो समूह है होता था ना, उसे कहते थे ग्राम। और इसका जो प्रमुख कहलाता था उसे कहते थे ग्राम। क्या कहते थे? इसे ग्रामणी कहते थे। दूसरा होता था विस। विस क्या होता था? कि निश्चित ग्रामों का समूह, यानी निश्चित जो ग्रामों का समूह होता था ना, उसे क्या कहते थे? विस कहते थे। और इसका जो प्रमुख होता था ना, उसे क्या कहा जाता था? विस्पति कहते थे। उसे क्या कहते थे? विस्पति कहा जाता था, जो निश्चित ग्रामों का समूह होता था, ठीक है। तीसरा जो इसमें होता था वो जन था। जन की यदि अपन बात करें तो जन क्या होता था? ये निश्चित विषयों का समूह होता था। किसका? निश्चित विषयों का समूह होता था ये जन। और जन का जो प्रमुख है ना, यही दरअसल क्या कहलाता था? जनपति। बाद में उत्तर वैदिक काल आया ना, उत्तर वैदिक काल, उसमें जन तो समाप्त हो गए थे, और जन समाप्त होकर के क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे, ठीक है ना। ये जो जनपति है ना, इसे ही दरअसल क्या कहा जाता था? राजा कहते थे। इसे क्या कहते थे? राजा कहते थे।
और यही दरअसल गोप नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जानते थे इसे? गोप नाम से भी इसे जाना जाता था। किसको? जनपति को। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो जन थे ना वो क्या हो गए थे? समाप्त हो गए। जन थे वो समाप्त हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। और जो जन है ना ये आपस में मिलकर के क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे। जन आपस में मिलकर के क्या बन गए थे भी? जनपद बन गए थे। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें डी रहेगा। ग्रामणी आपके बात समझ में आ गई ना? ग्राम का प्रमुख होता था। हालांकि यहाँ पे निश्चित रूप से एक सबसे छोटी इकाई परिवार भी होती थी। कौन सी थी? परिवार। ठीक है। सबसे छोटी इकाई जिसे परिवार कहा जाता था। हाँ, परिवार राजनीतिक तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ चुनाव थोड़ी होते हैं, लेकिन परिवार का जो मुखिया था ना वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। क्या कहते थे? कुलप कहते थे परिवार के मुखिया को। ठीक है। तो ये मैंने आपको वैदिक काल में इकाइयों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन था कि ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ठीक है। तो डी रहेगा करेक्ट आंसर। तो ये हो गए अपने आज के टॉप 35 क्वेश्चन। ठीक है। और बाद में फिर अपन मिलेंगे, बाद में फिर अपनी क्लास होगी। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और राजस्थान 360 चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।